तो गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आपको स्वागत है एक बार फिर से हम लोग इस नए लेक्चर सीरीज में। तो हम लोग अगर जो पीछे की क्लास में सीखे थे वहां पर कुछ ऑर्गेनिक कंसेप्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट सीखे थे। आज जो हम लोग सीखेंगे वह एक इसको फिजिकल केमिस्ट्री में भी रखा जाता है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रखा जाता है, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रखा जाता है। पर एक्चुअल में ये सब्जेक्ट जो है वह तीनों सब्जेक्टों से मिलकर बना हुआ एक सब्जेक्ट, जिसको हम लोग आगे चलकर हाइब्रिड सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो, लेकिन ये अगर पूछा जाए कि ये वास्तव में पढ़ाया कहाँ जाता है, तो ये पढ़ते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है। अगर आप पी ब्लॉक के मेरी वीडियो देखे होंगे या डी ब्लॉक के वीडियो देखे होंगे, जितने भी 12th के बच्चे हैं वो आप देखिएगा। बीएससी के लिए हम जो है पी ब्लॉक के पूरी वीडियो बनाए हैं, ठीक है। और डीएफ ब्लॉक के भी हम वीडियो बनाए हैं उसमें। तो आप जितने भी बीएससी के बच्चे हो आप वहां जाकर देख सकते हो, या 12th के बच्चे हो आप भी देख सकते हो। आप ही के लेवल का है, बहुत ज्यादा उसमें हाई प्रोफाइल नहीं बनाए हैं, ठीक है। उसी सब्जेक्ट से निकल कर आता है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये सारे बच्चों के लिए पढ़ना अनिवार्य है, वो 12th के बच्चे हो या बीएससी के बच्चे हैं, ये सारे सब बच्चे जो हैं इसको पढ़ सकते हैं। और आपको बताएं कि इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर बहुत मामूली सा चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब आप क्वेश्चन आता है कि चैप्टर से क्वेश्चंस क्यों आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है कई सब्जेक्टों मतलब कि केमिस्ट्री के तीनों पोर्शनों को जोड़ता है। क्योंकि आप जब पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वहां पर भी जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सब सीखना शुरू करोगे, वहां इस सब्जेक्ट का लेन देन है। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, जिसको हम लोग रेडियो स्पेक्ट्रम वेव जहां पढ़ते हैं, वहां पर भी इस चैप्टर का रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां इसको सीखना ही सीखना है। तो इसीलिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर जल्दी पल्ले नहीं पड़ते हैं, समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए चलिए आज हम लोग धीरे धीरे इसको सीखना शुरू करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप जैसा होता जाएगा, जैसे हमें कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर हम प्लेटफॉर्म दे सके, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज की थोड़ी सी आप हैंड राइटिंग में मत जाइएगा। आपको पता ही है कि हम लोग पैसे के जो है डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टरों की हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है, हैंड राइटिंग ठीक है मेरी, किंतु लेकिन परंतु जो डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें जो है थोड़ा सा लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जो भी लिखें थोड़ा साफ लिखें, ताकि आपको भले लगेगा कि नर्सरी एलकेजी के बच्चों की तरह हम लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बोर्ड इशू है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि क्या होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो देखो, इसमें एक टर्म आता है, हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, दोनों बात एक ही है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बात एक ही है, ठीक है। अब समझ में नहीं आती है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। बस इसी बात को समझाना है आज आपको, और उसी चीज को हमें बताना है। अगर आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि कई सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट के ले लो, फैट को ले लो, इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। शुगर के मॉलिक्यूल्स में कई सारे कार्बन्स होते हैं, उसी तरह से इनमें भी क्या होते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और उस मॉलिक्यूल्स में एक जो होता है उसका सेंटर होता है, मतलब मालिक होता है। उस मालिक से चारों तरफ से जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए हैं। आ रही बात समझ में? तो जो मालिक होता है वो सेंटर में बैठा रहता है। आगे चलकर हम उसी को हम लोग पढ़ेंगे कि लिगेंड किसे कहते हैं, एम्बीडेंटेड क्या होता है, बाइडेंटेड क्या होता है, ट्राइडेंटेड क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीजों को हम धीरे धीरे आगे चलकर जब हम कोऑर्डिनेशन की एक एक स्टेप, एक एक पन्ना खोलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसकी बातें समझ में आएगी, ठीक। तो यही क्या होता है कि एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक सेंट्रल एटम के रूप में काम करता है, और उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो होते हैं वह कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिलकर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। उसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एक बच्चा हमसे पूछा कि सर इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, तो इसको ऐसे समझे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आती है बात कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या उसके सींग होते हैं, क्या वह देखने में अजीब सा लगता है, ऐसा क्या वजह होता है कि हम इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। जब आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाई जाती है, वहां पर आपको सिखाया जाता है कि क्या होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो हम लोग एक टॉपिक बताते हैं, कहते हैं कि जो बॉन्डिंग होती है, खास करके जो बॉन्डिंग होती है, वो हम लोग के सिलेबस में 3 तरह की बॉन्डिंग पढ़नी होती है तो बहुत टाइप के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है उसमें हम लोग पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड।
ऐसे पढ़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लंदन बॉन्ड भी, लंदन जो लंदन फोर्स लगता है वो वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जहां लगता है, तो है कई तरह के बॉन्ड। किंतु लेकिन परंतु हम लोग को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉम्प्लेक्स के साथ मिलता है और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। जैसे में अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप सोडियम को देखोगे, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर देखोगे सोडियम, तो सोडियम क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट में जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में जो होते हैं वह आपके कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन को अपने ऑक्टेंट के पूरा करने के लिए 8 पूरा करने के लिए इसके पास 7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, मतलब ये अपना ऑक्टेंट जो होगा वह पूरा कर लेगा। ठीक है, यह अपना ऑक्टेंट क्या करेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही सोडियम को देखोगे तो इसका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। तो इनके बीच में जो शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग होने में क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसे कहा जाता है, यहां से बन जाता है ये Na+ और Cl-। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को हम लोग आगे चलकर कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आई बात समझ में? तो आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट क्या होता है कि जिसमें हमारे पास इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है कि जिसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि उसकी जो बाइंडिंग होती है वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव बाइंडिंग होती है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज अगर पूछा जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, या तो दोनों मॉलिक्यूल सेम नेचर का हो, जैसे क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनके बीच में जो बाइंडिंग होती है ये कहलाते हैं कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, इस मॉलिक्यूल्स की खासियत क्या होती है कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलते हैं, इस मॉलिक्यूल्स की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत होती है कि दोनों या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या एक मॉलिक्यूल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो दूसरा हाईली लोअर इलेक्ट्रोनिक पॉजिटिव है, मतलब या एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेस्ट एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखो आप HCl, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वह आपका फर्स्ट ग्रुप का भी मेंबर होता है और हाइड्रोजन जो होता है वह 17th ग्रुप का ही मेंबर कहा जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब वो 17th ग्रुप का मेंबर बन जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन भी जो है वो पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव रखेगा, क्या करेगा, पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव रखेगा। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में देखेंगे तो क्लोरीन जो होता है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो होता है वह लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह होता है आपकी क्या चीज, कोवैलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो याद रखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ये बात तो समझ में आ गई आपको। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं जो एक स्पेशल कैटेगरी का बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं अब इनको समझाते हैं। देखिए, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास मिलता है वह कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मान लीजिए कि NH3 है, आप अगर NH3 को देखोगे तो इसके ऑक्टेंट जो है भरे हुए हैं, पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में जो होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई 1 2 3 तो बना लिया, आउटर मोस्ट में जो होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन, नहीं कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जानते हो ना 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी मॉलिक्यूल्स क्या होती है 7 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 s ब्लॉक का होता है और p ब्लॉक के 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1s2 2s2 2p6। सेकंड ग्रुप के जो होते हैं वह कितने होते हैं 5, क्योंकि नाइट्रोजन आप देखोगे तो ये 7 जो होते हैं उसमें क्या होता है 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। तो 2 यहां हो गया और 5 यहां होता है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 जो होता है अपने ऑक्टेंट को ये बना लिया, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। उस तरह से अगर आप BH3 को देखते हो या BF3 को देखते हो, ठीक है, ये BF3 का मतलब बॉयफ्रेंड नंबर 3 नहीं, ठीक है, तुम लोगों को ना पता नहीं क्या क्या समझ में आने लगता है। अब यहां देखोगे ये BF3 को अगर देखते हो, ये B है, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसको गौर से देखो तो इसके आउटर मोस्ट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां ये एक इस तरह के इलेक्ट्रॉन है,
तो जब आप ये बोरॉन को देखोगे तो कितना, 1 2 3 4 5 6, केमिस्ट्री के रूल से इसके ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं। भले ये थर्मोडायनेमिक स्टेबल है पर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के रूल ये स्टेबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा कि जो हमें सिर्फ पार्शियल सपोर्ट कर दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा और बदले में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले। आप अगर गौर से देखो तो आपने जितना भी अभी तक कॉम्प्लेक्स देखा, ठीक है, आप जितना भी अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा, उसमें अगर आप गौर से देखो तो हर जगह जो है वो क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया गया है, बॉन्ड बना। यहां पर भी पार्शियल इलेक्ट्रॉन आपस में लेन देन हुआ, मतलब शेयरिंग हुआ, पर भी वहां भी बॉन्ड बना। यहां लेन देन हुआ तभी ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और लेकिन यहां जो लेन देन होती है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होती है वह सामने वाले कॉम्प्लेक्स को दी जाती है। आएगा समझ में? तो ये इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्यों कोऑर्डिनेशन? क्योंकि इस नाइट्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी नहीं, ये नाइट्रोजन को इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो थी नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत तो थी नहीं हमारे इस नाइट्रोजन को, ठीक है। लेकिन ये क्या किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको उठाकर दे दिया। तो इसके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी बॉन्ड को आगे चलकर हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यही जो बॉन्ड होता है ये आगे चल के कहलाता है क्या चीज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो याद रखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है कि अपना दो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे को देता है, अब बदले में कोई इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, तो इसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ध्यान रखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दिया, कौन से कॉम्प्लेक्स मिला, एक मिला आपका ये इधर से NH3 और यहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बना लिया BF3, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स को जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है ना, इसी कॉम्प्लेक्स को आगे चलकर हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या इसी को हम लोग आगे चल के कहते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई, दोनों चीजें जो एक होती है। हमारे जनरल लाइफ में इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज्यादा यूज है। आप क्वेश्चन करोगे कि कहां यूज है इसका हमारे जिंदगी में, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है कि कहां यूज है। तो आप देखोगे जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन पाए जाते हैं। आयरन के मॉलिक्यूल्स की जो बाइंडिंग होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जो बाइंडिंग करता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। इतना ही नहीं, जो सनलाइट, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल की जो फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो होती है मैग्नीशियम पाया जाता है। ये आपके नीट का क्वेश्चन है कई बार का कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल में कौन से मॉलिक्यूल्स पाए, तो उसमें मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, तो वहां पर भी जो होता है जो बॉन्ड, मतलब मैग्नीशियम जो होता है बाकी कॉम्प्लेक्स के साथ जो कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स होता है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो हमारे जीवन का दो बेस्ट एग्जांपल है, प्लांट फोटोसिंथेसिस और ह्यूमन हीमोग्लोबिन, दोनों जो है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखो, तो क्लोरोफिल हो गया या हीमोग्लोबिन हो गया, ये तो बात आपको समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप उसका डेफिनेशन में क्या लिखोगे। तो आप अगर डेफिनेशन लिखते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन पूछ बताओ, तो आप क्या लिखोगे। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे हम अगर पूछें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डेफिनेशन, तो सीधी सी बात होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आप अगर लिखना है तो लिख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन compounds in which a central metal in which a central metal in which a central metal या central metal atom or ion is permanently attached to certain atom or groups called ligands। क्या बोलते हैं उसको? called ligands, called ligands। ठीक है, called ligands। The ligands are capable to donating at least a pair of electron on the central metal atom or ions and get attached to it by coordinate bond। ठीक है, तो ये कहानी इसकी होती है कि अटैचमेंट जो होती है वो किसके साथ होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ होती है। ठीक है, तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं कि मतलब कि हमारे पास एक ऐसे दिए गए कॉम्प्लेक्स होते हैं कि जहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह एक उसके पास एक सेंट्रल एटम होता है। ध्यान रखेंगे इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसके पास एक सेंट्रल मेटल होता है और सेंट्रल मेटल के साथ जो होते हैं लिगेंड, जो चारों तरफ जो कॉम्प्लेक्स अटैच्ड होते हैं उससे हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। अब वो लिगेंड्स जो होता है, ध्यान रखेंगे, अब वो जो लिगेंड्स होते हैं वो अपना एटलीस्ट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको वो डोनेट करता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे में अगर एग्जांपल आपसे पूछा जाए, अब हम लोग आते हैं सीधे सी बात एग्जांपल पे, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है एग्जांपल। क्योंकि एग्जांपल अगर आपको पता है तो आप कोई भी चीज सॉल्व आसानी से कर सकते हो। जैसे में पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, अगर आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड को देखोगे तो यहां पर एक गौर से देखो तो सेंट्रल एटम जो है वहां पर फेरस है। क्या है? फेरस है। क्योंकि जब ये टूटता है ना बेटा, तो ये टूटेगा तो टूटता है 4K+ में। ठीक है, ये टूटता है 4K+ में और
ये जो FeCN6 है ना, ये टूटता है 4 माइनस में, ठीक है। ये टूटता है K4 प्लस में, और इसमें क्या टूटता है, ये FeCN6 माइनस, ठीक है। तो ये जो फेरस है, इस फेरस के चारों तरफ जो होता है वह Cn के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह अटैच्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ये क्या करते हैं इसको कि अपना ये इधर से ये बॉन्ड देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। आई बात समझ में, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं। तो जो ये सेंट्रल में है, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम, ठीक है। या इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल, इसे सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि जनरली जो यहां पर पार्टिसिपेट करता है ना वो मेटल होता है, इसलिए हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहा, ठीक है। और जो ये बगल में जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं लिगेंड्स, ठीक है। ये जो होते हैं वो होते हैं आपके लिगेंड्स, ठीक है। तो लिगेंड्स किसे कहते हैं और सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं, तो याद आ गए कि जिससे वो चारों तरफ से जुड़ा हुआ रहता है वो उसके लिए लिगेंड्स की तरह काम करते हैं, और जो चारों तरफ से जुड़ा रहता है वो लिगेंड्स होते हैं, और जिससे जुड़ा हुआ रहता है वो उसका सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, जो भी हमारे पास लिगेंड्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसके बारे में हमें चर्चा कैसे करना है, अब हमें इसके बारे में आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको बताएं कि इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वार्नर, ठीक है। अल्फ्रेड वार्नर 1892 ईस्वी में, 1892 में इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन जो थे वो अल्फ्रेड वार्नर ने किया था, और इसीलिए इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा जवाब देंगे कि कौन थे, अल्फ्रेड वार्नर, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले जो है वह इसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे, ठीक। अब चलिए, अब यहां से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चूंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है या कंपाउंड होता है, इसे चूंकि साइंटिस्ट इसके बारे में दिए थे, तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को जो हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसी का आगे चलकर अगर नाम पूछा जाए तो कई बार इसे हम लोग वार्नर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। कई बार जो इंटरव्यूअर होते हैं आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए वार्नर कॉम्प्लेक्सेस किसे कहते हैं, तो आप कहोगे यार तो कोई ऐसा कौन सा जंतु है जो हमने कभी सुना ही नाम नहीं है, तो याद रखेंगे वार्नर कॉम्प्लेक्स जो है इसी को हम लोग वार्नर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। आती है बात कि वार्नर कॉम्प्लेक्स इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड वार्नर ने इसका खोज किया था और इसीलिए इसको वार्नर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि देखिए, हम लोग कहते हैं कि एक बात तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दो कॉम्प्लेक्स हम आपके सामने लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स, आप दोनों फॉर्मूला को गौर से देखिएगा। एक जो है आपने नाम सुना होगा, जैसे में आप क्या कहते हैं, कैसा एग्जांपल दे आपको, चलिए K2SO4 देखे हैं आप, आपने जो है एक कॉम्प्लेक्स हम अभी बता रहे थे K2SO4,
Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। आपने कभी देखा इस तरह का कॉम्प्लेक्स? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। हाँ सही है। आपने कभी देखा है इस कॉम्प्लेक्स को? इस कॉम्प्लेक्स को आगे चलकर हम लोग पोटास एलम के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। इसका यूज जो है वो कई जगह यूज की जाती है। गंदगी, खास करके इसका उपयोग जो होता है रिफाइनरी में यूज की जाती है, या आप बार्बर के घर जा मतलब बार्बर के मैंने दुकान पे जाते हैं, सैलून वाले दुकान पे, तो वहां पर भी जो दाढ़ी बनाने के बाद जब यूज करते हैं, या ये क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है ना, तो पोटेशियम पाए जाने के कारण ये जो होते हैं ये खास करके एंटी क्लॉटिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो आप इस तरह की कॉम्प्लेक्स देखते हो कि ये इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर माने ब्लड को क्लॉट करने की टेंडेंसी होती है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब सैलून के में जो अगर कभी दाढ़ी बांधते समय कहीं लग जाता है तो वहां पर जो है फिटकरी यूज की जाती है, ताकि क्लॉटिंग जो होती है वहां स्टॉप कर जाती है। इसके पास क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, स्टॉप करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, या रिफाइनरी में इसका यूज की जाती है, गंदगी सफाई में इसका जो है खास करके यूज की जाती है। ठीक है, या आपने एक और कॉम्प्लेक्स देखा होगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स को आप अपने लैब में जरूर देखें, इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो आपका पोटास एलम है, पोटेशियम फेर, ठीक है, और दूसरा जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग आगे चलकर मोहर सॉल्ट के नाम से जानते हैं, मोहर सॉल्ट। ठीक है, आप अगर गौर से देखेंगे तो जब इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालोगे ना, ये जनरली स्टेट में सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब इसको पानी में डालोगे ना, ये कॉम्प्लेक्स अपने छोटे छोटे आयनों में टूट जाते हैं। मतलब यहां 2K+ है, अगर ये 2 यहां पर पोटेशियम है तो ये आराम से टूट जाएगा किसमें? 2K+ में। ये टूटेगा SO4 2- में, ये टूटेगा Al क्या कहते हैं 2Al3+ में, ये टूट जाएगा 2SO4 2- में। ये सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाएंगे, यहां तक कि ये H2O जो होता है वो टूट जाता है अपना H+ आयन में और OH-। मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, ये अपने छोटे छोटे पार्टों में टूट जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स ऐसे सच टाइप ऑफ द कंपाउंड व्हिच आर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट बट व्हेन इट डिसॉल्व in the water which are ionized 100% ionized, मतलब which can lost on identity, वो अपने आइडेंटिटी को क्या करता है? लॉस्ट कर देता है। जो उसकी अपनी पहचान होती है उसे वो खो देता है। बात समझ में आ रहा है? ये अपना पहचान जो है वो खो देता है। अब इसमें जो है ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो दो कॉम्प्लेक्स है। अगर आप गौर से देखोगे तो K2SO4 या Al2SO4 में अगर देखोगे, क्योंकि ये H2O जो है वो तो क्या करता है, इसको क्रिस्टल देने का काम करता है। जो जितने भी आपको H2O दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर को क्रिस्टल बनाने में काम करता है। पर यहां देखोगे तो FeSO4 या K2SO4 ये एक अलग तरह के सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? ये इसलिए सॉल्ट है क्योंकि ये FeSO4 Fe2O3 से बनता है, यहाँ H2SO4 से बनता है, दोनों आपस में मिलते हैं तो FeSO4 बनता है। या यहाँ पर KOH और H2SO4, एक KOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड और बेस मिलता है तो एक सॉल्ट बनाता है। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर भी होता है Al2O3 और H2SO4 मिलता है, दोनों मिलकर यहाँ तो Al2SO4 का होल थ्राइस बनाते हैं। मतलब कि ये भी एक सॉल्ट है। या यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 मिलते हैं NH2,
का NH4 का होल्ड ट्वाइस SO4 जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है दो सॉल्ट्स, दो एसिड और एक बेस से मिलकर बना है। एक NH4OH होता है और एक H2SO4 होता है। दोनों जब मिलते हैं तो NH4 का होल्ड ट्वाइस SO4 बनता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स बना ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। दोनों सॉल्टों को आपस में जोड़कर अगर क्रिस्टल फॉर्म देने का काम करता है H2O। मतलब कि आप कह सकते हो कि ये जो है, जो क्रिस्टल बन रहा है वो दो सॉल्टों से मिलकर बनता है। जब ये दो सॉल्टों से मिलकर बनेगा तो इसको हम आसानी से, अगर हम इसको डबल सॉल्ट कहें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और वास्तव में ये एक डबल सॉल्ट ही होता है, इसी को कहता है डबल सॉल्ट। अब क्वेश्चन था व्हाट इज डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होता है कि एक क्रिस्टल फॉर्म होता है जो नॉर्मल नेचर में जो होता है वो क्रिस्टल स्टेट में होता है, किंतु लेकिन परंतु अगर उसे आप उठाकर किसी लिक्विड में डाल देते हो, किसी पोलर मॉलिक्यूल्स में डाल देते हो, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में डाल देते हो, तो अपनी आइडेंटिटी जो होती है वो खो देती है। सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं अपने आयंस में टूट जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। आई बात समझ में। मतलब ये कंपनी कई सारे कंपनियों से मिलकर तो बने हैं, लेकिन अगर इनके जब अपने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ये अपना रंग दिखा देते हैं। जैसे में कई सारे रंग को मिला दो, ठीक है, और मिलाकर एक नया बटालियन तैयार करो, पर जब उसको पानी में डालोगे तो धोगे तो अपने पुराने रंग में आ जाएगा नहीं। तो बात वही हो गया, वो क्या कहते हैं, बिल्ली और सियार वाली कहानी हो गई कि अगर रंग में डाल देने के बाद वो अगर नीले रंग का होता है तो लोग समझते हैं कि ये जानवर, जंगल का नया जानवर आया। तो वही कहानी इसमें होती है कि ये सॉल्ट जो होते हैं वह एक क्रिस्टल फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन जैसे ही इसको पानी में डालते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स जो होता है अपने छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे खंडों में क्या करते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, और ये टूटते इतने भयंकर तरीके से हैं कि इसको समझना भी बड़ा आसान होता है। जैसे हम आपको समझाएं कैसे ये टूटता है, इसको अगर हमें दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। जैसे में अगर मान लो कि हम कहेंगे ठीक है कैसे कॉम्प्लेक्स टूटते हैं, तो आप K2SO4 को देखोगे, जब ये तोड़ने के शुरू करोगे ना, तो K2SO4 जो है वह आसानी से अपने छोटे छोटे खंड में, जैसे में 2K+, 2 पोटेशियम है तो 2K+, ठीक है, एल्युमिनियम है तो टूटेगा ये क्या, 2Al 3+, ठीक है, क्योंकि 2 एल्युमिनियम है। जैसे H2SO4 है, कितने H2SO4 है, 3 यहां पर और एक 4, तो क्या हो जाएगा +4SO4 2-। ये सारे आयंस जो होते हैं वो अपने अपने खंड में टूट जाते हैं। H2O के मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं वो H+ और OH में जब वो मेल्ट करता है तो निकल जाता है। या पानी में ही डुबोना है, अपना ही H2O कहेगा भाई हम तो ऐसे ही अलग रहते हैं। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स अभी हमने एक लिखा था K4FeCN6, अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था, ठीक है, K4FeCN6। अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे, याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो K4FeCN6 को अगर आप आयोनाइज करते हो तो ये आयनाइज होगा, तो ये बनेगा 4K+ और FeCN6 4-। ये टूटेगा तो बनेगा K4FeCN6 में 4K+ और FeCN6 4-। ध्यान रखेंगे, वहीं ऊपर के कॉम्प्लेक्स को मैंने आयोनाइज किया तो ये कॉम्प्लेक्स जो था वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अगर आप ध्यान दें तो ये सारे छोटे छोटे खंडों में क्या कर गया, ये टूट गया था। लेकिन यहीं पर इस कॉम्प्लेक्स को अगर गौर से देखो तो ये कॉम्प्लेक्स जो है अपने छोटे छोटे खंडों में नहीं टूटा, ये इसकी स्टेबिलिटी जो है अभी भी जो है वह मेंटेन है। ये क्या इशारा कर रहा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो सॉलिड स्टेट में तो होते हैं, लेकिन अगर उसको आप आयोनाइज कर दो, लिक्विड स्टेट में डाल दो, उसको सोल्यूबल कर दो, तो अपने आइडेंटिटी को कभी नहीं खोता है। वह अपने पुराने आइडेंटिटी में एज यूजुअल पहले जैसा रहता है, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को कभी नहीं खोता है। यही कॉम्प्लेक्स कहलाता है
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यही कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन क्या कहते हैं डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि दोनों एक तरह दिखते हैं। आप देखोगे FeSO4 NH2 का NH4 का होल्ड SO4 6H2O, वो भी एक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना है, बहुत सारे कंपाउंड है उसमें। K4FeCN6 हो गया, या क्या कहते हैं K2NiCN4 हो गया। आप एक कॉम्प्लेक्स और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसी कॉम्प्लेक्स को लेकर पढ़ो, आप एक कॉम्प्लेक्स और भी ले सकते हो K2NiCN4। तो ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो अगर पानी में डालकर अगर सारे अपने पुराने आइडेंटिटी को लॉस कर दिया, मतलब वो आयोनाइज हो गया, तो वो हो गया डबल सॉल्ट। और जो आयोनाइज नहीं होता है, जो अपने कॉम्प्लेक्स को मेंटेन रखता है, क्योंकि जो आपको बताएं कि ये ही जो है ना, ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये तो इसके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जुड़े हुए रहते हैं सर। ठीक है, मेन कॉम्प्लेक्स जो है, हमने पहले भी कहा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जिसके पास एक सेंट्रल एटम हो और उसके साथ लिगेंड्स जुड़े हुए, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पर? फेरस, और लिगेंड्स क्या है यहाँ पर? Cn। तो ये आयनाइज होने के बाद भी Fe और Cn सेपरेट नहीं होते हैं, वो अपने पुराने फॉर्म में मेंटेन रहते हैं। तो जो अगर आयनाइज होने के बाद भी अपने आइडेंटिटी को कभी लॉस नहीं करता है, उसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो आयनाइज होने के बाद या लिक्विड स्टेट यानी कि उसको अगर डुबोएं, आयनाइज करें, तो वो क्या करता है? अपने पुराने स्टेट में ना रहकर अपने आइडेंटिटी को खो देता है, अपनी पहचान को खो देता है, और वो क्या करता है? आयन फॉर्म में टूट जाता है, उसे कहते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। आई होप आपको डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बेसिक डिफरेंस पता चल। अब हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कुछ टर्म, ठीक है, कि सेंट्रल एटम किसे कहते हैं, लिगेंड्स किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आयनोस्फीयर किसे कहते हैं। क्योंकि आप बेसिक चीजें सीख जाओगे तो बाद में चलकर हमें, आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला ऐसा चैप्टर जहां पर यहाँ पर भी IUPAC नाम आता है। आप कहोगे यार IUPAC नाम, हाँ, जिस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नाम पढ़ते हैं ना, उस तरह से यहाँ पर भी हमको IUPAC नाम पढ़ना। हमने पहले भी कहा कि एक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों को जोड़ता है। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कि यहाँ भी आइसोमेरिज्म पढ़ोगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री से जुड़ा, ऑर्गेनिक से भी जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ गई। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी लेक्चर के अगले पार्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो।